हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए, जो अभी हम लोग एनपीपीजीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, 2018 का हमने पेपर दिया था, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग में रिक्रूटमेंट आई हुई है। उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, अब तक हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में अगेन इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसा पेपर आया था, उसका लेवल कैसा था। राइट, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका जो ब्रांच है उनके लिए पेपर है। तो चलिए फिर टाइम को बिना वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अब तक हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से हम लोग 16th क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि ये था द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ 12 पोल अल्टरनेटर रनिंग एट स्पीड ऑफ 500 आरपीएम इज। तो यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन ये तो हो गया हमारे लिए। अल्टरनेटर की स्पीड दी गई हमको 500 आरपीएम, जो कि एनएस हो गया, और ये सिंपली होता है आपका 120 एफ बाई पी। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। यहाँ पर एफ हमको पता करना है, तो 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। पी कितना हो गया यहाँ पे 12, और एन एस आपको पता है 500। यहाँ से एक जीरो कट गया, और ये आपका 12 से 12, तो एफ इज इक्वल्स टू सिंपली आ गया 50 हर्ट्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17th नंबर का, इन अ सिंक्रोनस मोटर द स्टार्टिंग टार्क इज। यहाँ पर हमको स्टार्टिंग टार्क पूछा है, क्या होता है, क्या कहते हैं स्टार्टिंग टार्क को। तो उसको हम लोग सिंपली ब्रेक अवे टार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक अवे टार्क। वहीं यदि हम बात करें रनिंग टार्क की, तो ऐसे टार्क को मीन्स टार्क जो डेवलप होता है अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली रनिंग टार्क बोल देते हैं। और वहीं यदि हम लोग बात करें पुल इन टार्क की, तो जो टार्क रिक्वायरमेंट होता है, टार्क की जो रिक्वायरमेंट होती है टू पुट द मोटर इनटू सिंक्रोनिज्म, उसको हम लोग पुल इन टार्क बोलते हैं। ठीक है, पुल इन टार्क। और वहीं सिंक्रोनिज्म से भी ऊपर, सिंक्रोनिज्म से आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जाने पर उस टाइम पे जो टार्क होती है उसको हम लोग सिंपली पुल आउट टार्क बोलते हैं। ठीक है, तो बस आप सिंपली ऐसे ही याद रख लो इसको, बाकी कोई इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है नहीं। सो स्टार्टिंग टार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे टार्क। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर का, द मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर अकर्स व्हेन। यहाँ पर हमको स्टार्टिंग टार्क पूछा है, वो भी मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, किस कंडीशन में होता है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आई थिंक नीचे चला गया है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। जब रोटर रेजिस्टेंस R2 X2 के बराबर हो जाता है, एट दैट टाइम जो हमारा टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क, वो मैक्सिमम होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें टार्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, तो इसका फार्मूला यहाँ पर है। अब देखिए, मैक्सिमम टार्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर अकर्स एट व्हेन, जब यहाँ पर हम S की वैल्यू क्या कर दें, R2 बाई X2 कर दें। ठीक है, R2 बाई X2। अब इफ द मैक्सिमम टार्क हैज़ टू अकर एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में S क्या होता है हमारा, 1 होता है। मीन्स वहाँ पे R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर 1 हो जाए तो R2 की वैल्यू X2 हो जाएगी, और आपको मैक्सिमम टार्क मिल जाएगा, जो कि ये आ जाएगा 3/2 ओमेगा S V स्क्वायर अपॉन X2। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कब होता है मैक्सिमम टार्क। तो जब R2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, X2 हो जाता है। राइट, यहाँ पे सिंपली R2 इज इक्वल्स टू X2 हो जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 19th नंबर का, अ सिंगल फेस 30 kVA 200 by 120 volt 60 hertz transformer is connected to a 200 volt supply. It draws rated current at 0.85 power factor leading. Considering the transformer to be ideal, determine the kVA rating of the load. यहाँ पर हमको kVA rating of the load की बात कर रहा है, और बाकी बोला है कि कंसीडरिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल। अब देखिए, आइडियल कह देने से ही यहाँ पे आपका काम बन गया कि अगर ये ट्रांसफार्मर क्या है हमारा, आइडियल है। ठीक है, आइडियल है, तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे केवीए रेटिंग हमको पता है, यहाँ पे कितना है 30 kVA। तो अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई, और देखिए 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड भी है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, जो कि रेटिंग भी इसकी है 30 kVA 200 वोल्ट ऑब्लिक 120, दैट मीन्स कि इसका जो रेटिंग है उसी वोल्ट सप्लाई से ये कनेक्टेड है। जब कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है, तो कोई यहाँ पे लॉस नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो लोड की यहाँ पे रेटिंग होगी वो भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो जो 30 kVA हमारा है रेटिंग, वही सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ पर kVA रेटिंग हो जाएगी लोड की। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30 kVA। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20th नंबर का, फॉर लो स्टार्टिंग टार्क एप्लीकेशंस द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज्ड इज। तो देखिए, लो स्टार्टिंग टार्क की बात करें या फिर लो पावर फैक्टर की बात करें, लो स्टार्टिंग टार्क की बात हो या फिर लो पावर फैक्टर की बात हो, ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है, सेडेड पोल इंडक्शन मोटर को आपको याद रखना है कि सेडेड पोल जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क भी लो होता है और पावर फैक्टर भी लो होता है। इवन आपको जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैं उनके आपको याद होना चाहिए कि किसका हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क होता है और किसका हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है। तो मैं आपको सिंपली बस ऐसे ही रफली बता देता हूँ। जैसे सेडेड पोल इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें तो ये यूज फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक टॉयज, हेयर ड्रायर्स, डेस्क फैन। तो स्मॉल
जो डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसका जो पावर फैक्टर होता है एकदम लो होता है और स्टार्टिंग टार्क भी लो होता है। जबकि वहीं परमानेंट कैपेसिटर मोटर की बात करें तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है, जबकि स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो थोड़ा लो होता है। अब इतना भी लो नहीं होता, बट लो होता है इन कंपेरिजन टू इन लोगों के, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर है। अब जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है सबसे हाई उसका स्टार्टिंग टार्क होता है, सबसे हाई होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टार्क। और बट जो पावर फैक्टर होता है इसका थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू दिस टू। और वहीं कैपेसिटर जो रन मोटर होता है, ठीक है, मैं इनको अलग अलग करके बता रहा हूँ। हालांकि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एक साथ यूज़ होते हैं। एट दैट कंडीशन उनकी जो स्टार्टिंग टार्क होती है वो भी अच्छी होती है और जो पावर फैक्टर होता है वो भी अच्छा होता है। बट अगर अलग अलग आप देखोगे तो कैपेसिटर रन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क हो जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार इसको जहाँ से भी मिले एक बार अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये अक्सर करके पूछता रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन द मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाट मीटर्स द रीडिंग ऑफ वाट मीटर W1 फॉर अ कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड इज गिवन बाय। यहाँ पर नोट दिया गया है, एज्यूम W1 इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन R एंड Y एंड W2 इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन B एंड Y, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड हमको बताना है, ठीक है। और उसमें भी हमको रीडिंग बताना है W1 वाट मीटर की, ठीक है, जो कि कहाँ पे कनेक्टेड है W1, देखिए R और Y के बीच में। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है, ये रहा आपका R और ये रहा आपका Y, और इससे आपका ये W1 हमने मीटर लगा रखा है, यहीं पर हमको इसकी रीडिंग चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें W1 की तो वो क्या हो जाएगा। अब W1 की यदि हम बात कर ही रहे हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, जो भी यहाँ पे पावर है, पावर क्या है हमारा, जो यहाँ का वोल्टेज है वो भी लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज यहाँ का कितना हो जाएगा, R और Y के बीच में है ये, तो RY हो जाएगा, तो ERY। और यहाँ पर हम देखिए केवल इस वाले इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं, मीन्स W1 की केवल बात कर रहे हैं। इस वजह से अभी हमने √3 यहाँ पर नहीं लगाया है। आप √3 का केस तब देखोगे जब आप ओवरऑल देखते हो, राइट। तो यहाँ पर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं W1 की। तो यहाँ पर इसका जो लाइन वोल्टेज है ERY, और यहाँ पे जो लाइन करंट है IR, और इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है, तो इनके बीच का यदि एंगल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो मैंने ये पूरा रिजल्ट दिखा रखा है। यहाँ पर जो W1 है यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये ERY इंटू IR और ये कॉस थीटा, यहाँ पर ये जो आपका ये लाइन वोल्टेज है और ये जो लाइन करंट है इनके बीच का एंगल अभी हम मान रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब हम बात करें कि ER यहाँ पर क्या है, फेज वोल्टेज, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है। अगर ER फेज वोल्टेज है तो अगर हम एक फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, फेजर डायग्राम जैसा कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है, हो सकता है कि आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, बट ER यहाँ पर है तो EY यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो EY, तो माइनस EY कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ठीक उसका अपोजिट EY। अब यहाँ से हमको इसका रिजल्टेंट मिल गया ERY, जो कि हमारा लाइन वोल्टेज है, ठीक है, लाइन वोल्टेज। और हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रिजल्टेंट है वो 30 डिग्री इस फेज वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और यहाँ पर जो हमने देखा था कि IR है, उसमें ऐसा यहाँ पर बोल रखा गया है कि कैपेसिटिव टाइप का ये लोड है, कैपेसिटिव टाइप का लोड है। तो अगर कैपेसिटिव टाइप का लोड है तो कंफर्म है कि IR इससे लीड कर रहा होगा फेज वोल्टेज से, तो वो देखिए लीड कर रहा है। और यदि वो फाई एंगल लीड कर रहा हो तब क्या होगा, अब ये टोटल तो कितना है 30 डिग्री, तो फाई इसमें से अगर ये निकाल दे तो इसके बीच का ये जो बचा वो 30 - 5 हो जाएगा। तो ERY और IR के बीच का हमको एंगल भी पता चल गया, यहाँ पे जो थीटा है। तो अब अगर हम लोग देखें तो W1 कितना हो जाएगा हमारा, ERY IR cos 30 - 5, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सिंपली इसको आंसर में लिख दिया गया है, लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट cos 30 - 5, ये हमारा W1 की रीडिंग है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, EL cos 30 - 5, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, और 230 वोल्ट सिंगल फेज वाट मीटर reads a constant load of 10 ampere for 10 hours at a unity power factor. If the meter disk makes 2300 revolution during this period, what is the meter constant revolution per kilowatt hour? तो इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी इजी मानता हूँ, और ये मेजरमेंट का ये भी काफ़ी अच्छा खासा फेमस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बट ईजिली आपको नंबर देके चला जाता है। करना क्या है, ये देखिए आपके सामने आंसर लिख दिया गया है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, मीन्स रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ये आंसर है। कैसे करना है, रिवोल्यूशन आपको दिख रहा है 2300, सो 2300 आपने लिख दिया, पर किलोवाट आवर मतलब आपको नीचे आपको क्या करना है, किलोवाट। किलोवाट कैसे पता चलेगा, आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो इससे आपको वाट तो एटलीस्ट पता चल ही जाएगा। 230 वोल्ट इंटू करंट 10, और इसको हमको किलो में बदलना है, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि 1000 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दें। और आपके पास किलोवाट आवर आपको बचा है लिखने के लिए, तो आवर कितना है यहाँ पे 10 आवर्स हैं, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई सिंपली हमने कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 0 1 2 3 इससे कट गए, बचा आपके सामने केवल सिंपली ये, तो ये आपका कितना हो गया, सिंपली इससे कट के ये 100 आ गया, राइट। तो 100 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
द लोड एंगल ऑफ अ 6 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल डिग्री इज, राइट। तो यहाँ पे ये 23वां जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री के बारे में यहाँ पे है। तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे कभी भी आप भूलोगे नहीं ऐसे, अगर आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर आपको मैकेनिकल गिवन है, तो कैसे आपको निकालना है, देखिए सिंपली आपको ऐसे याद रखना है। मैंने जो अपना तरीका बनाया है, बाकी आपने अगर कोई तरीका बनाया होगा तो आप अपने तरीके से उसको याद रखें। यहाँ पर हो जाएगा आपका पी मैकेनिकल। तो मैंने कहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री में आपको निकालना है तो आप मैकेनिकल वालों के पोल का क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है, मैकेनिकल वालों के पोल का आधा कर दो। यही चीज़ बस आप अपने माइंड में रखो कि अगर हमको इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालनी है तो हमको मैकेनिकल वालों के पोल का आधा कर देना है, इससे इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगी, राइट। अगर आपको इससे भी नहीं याद हो रहा है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये सिंपली क्या है, सपोज कीजिए ये आपका है एक मोटर है और इसमें 2 पोल हैं, राइट। और हमको पता है कि इन दोनों पोल के बीच का जो एंगल होता है इलेक्ट्रिकल वो भी 180 होता है, और मैकेनिकली तो आप देख ही रहे हो कि सिंपली यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री है। तो मैकेनिकल भी यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, और इलेक्ट्रिकल भी क्या है यहाँ पर 180 डिग्री है। तो अब अगर हम यहीं पर क्या कर लें, अगर इसको 4 पोल करके बना लें, राइट है, ऐसे अगर 4 पोल बना लें हम लोग, ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो पोल हैं यहाँ पर, इन पोल के बीच का जो एंगल होता है जो इलेक्ट्रिकल में हम मेज़र करते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होता है। 2 पोल के बीच का जो एंगल होता है इलेक्ट्रिकल वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो मैकेनिकली अगर हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री हमको दिख रहा है, और इलेक्ट्रिकली हमको कितना दिख रहा है, ये 180 डिग्री होता ही है। किसी 2 पोल के बीच का एंगल इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होता है और मैकेनिकल 90 डिग्री है। तो जरा इस फार्मूले में रखिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 180 डिग्री है, मैकेनिकल 90 डिग्री है, तो 90 यहाँ पर हमने रख दिया इंटू P/2। पी कितना है यहाँ पर, टोटल 4 पोल हैं तो 4/2, तो यहाँ पे 2 हो गया, और 90 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये सही है, ये फार्मूला आपका सही है। बस इसी पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हमको पूछा गया है द लोड एंगल ऑफ 6 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल डिग्री हमसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकल हमको पता है मीन्स PE हमको पता है 6, और मैकेनिकल हमको पता करना है PM। पोल टोटल कितने हैं, 6 पोल हैं, तो P की जगह पर अगर हम लोग 6 रख देते हैं तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और PM अगर हम बात करें तो 3 और ये 3 दूनी के 6, मतलब सिंपली 2 डिग्री हो गया, राइट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का, द इंट्रिंसिक कैरियर N1 कंसंट्रेशन पर क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर गैलियम आर्सेनाइड GaAs दैट मीन्स गैलियम आर्सेनाइड इज। तो ये देखिए क्वेश्चन अगेन याद करने वाला ही है, इसमें भी कोई आप ऐसा कॉन्सेप्ट तो यूज कर नहीं पाओगे। और जितने भी डेटा टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 1.7 × 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसका जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो 1.7 × 10⁶ होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द सर्किट शोन that a current of 20 milliampere flows through the on diode. Both the diode have a reverse breakdown voltage of 3 volt and an average turn on voltage of 2 volt. तो हमको यहाँ पे क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। सिंपली हमको इस R की वैल्यू पता करनी है कि कितनी होगी। यहाँ पर हमको 2 LEDs दिए गए हैं डायोड के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि जो यहाँ पे टर्न ऑन वोल्टेज है और यहाँ पे जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बता दिया गया है, 3 वोल्ट है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, और टर्न ऑन वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या कंडीशंस हमको यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर यहाँ पे 8 वोल्ट है, नीचे 0 वोल्ट है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा, ठीक है, और ये कंडक्ट कर जाएगा, कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, राइट, 2 वोल्ट हो जाएगा। और 3 वोल्ट हो नहीं रहा है कि ये इसको क्या करे, यहाँ पे इस तरीके से अगर हो जाए, अगर रिवर्स में भी हम देखें तो 3 वोल्ट अगर होता तब तो ये ब्रेक डाउन कर जाता, अदरवाइज ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। 2 वोल्ट पे ये ऑन हो जाएगा, तो ये 2 वोल्ट हो गया और ये 8 वोल्ट हो गया। तो अब इसमें हम लोग सीधा KVL अगर ऐसे लगा दें तो 8 वोल्ट और माइनस यहाँ पर R इंटू इसमें जो करंट फ्लो रही है वो कितनी है, 20 मिली एम्पियर गिवन है। तो 20 मिली एम्पियर इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, -3, और यहाँ पर -2 वोल्ट इक्वल्स टू 0, KVL हमने लगा दिया। अब यहाँ से सिंपली हम R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 8 और -2 6 हो गया, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 6 यहाँ पर बटे 20, और इसमें 10⁻⁻3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जा करके 1000 हो गया, यहाँ से 1 0 इससे कट गया, यहाँ पर ये 2 3 6 और 3 का गुणा अगर 100 में करोगे आप तो 300 आ जाएगा। तो सिंपली R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। सो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, एज पर बर्काउजेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन BA मस्ट बी। यहाँ पे हमको बीटा ए है, ठीक है, बीटा ए है फीडबैक बीटा।
तो यहाँ पे बर्काउसन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस हमको पूछा गया है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन होता है बीटा ए, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, इन एन ऑसिलेटर बर्काउसन क्राइटेरिया ए बीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज फॉर दिस कंडीशन ओनली द आउटपुट वोल्टेज इज साइन वेव अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में देखें, अगर यहाँ पे इनपुट हमने दिया है साइन वेव, तो यहाँ पर जो लूप गेन है ए बीटा, राइट, ए बीटा, उससे जो हमको आउटपुट मिलेगा, अगर ए बीटा हमारा 0 हो जाता है तो आउटपुट भी हमारा 0 मिलेगा। अगर ए बीटा लेस देन 1 हो जाता है तो जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट से लेस होगा और आउटपुट सिग्नल जो होगा वो डाई आउट हो जाएगा। और वहीं पे यदि ए बीटा जो हमारा है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, देन ए बीटा इंटू वी इन, दैट मीन्स आउटपुट वो हमारा ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होने लगेगा, ग्रेजुअली बिल्डअप होने लगेगा। इट मीन्स कि वो स्टेडी स्टेट से बाहर हो जाएगा, मतलब स्टेडी नहीं रह जाएगा। तो अगर हमें ऑसिलेशंस को स्टेडी रखना है, स्टेबल रखना है, तो जो हमारा लूप गेन ए बीटा है उसको हमको उसके मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल रखना होगा, राइट। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है, अ कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 1000 वोल्ट। देखिए ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया, जो कि केवल एक ही क्वेश्चन मात्र इस पेपर में पूछा गया है। सो अ कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 1000 वोल्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाई एन ऑडियो सिग्नल टू प्रोड्यूस 30% AM। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड। यहाँ पर हमको साइड बैंड का एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि जो स्टैंडर्ड AM एक्सप्रेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है डेल्टा टी इक्वल्स टू AC, जहाँ पे AC क्या है, कैरियर जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। AC cos ओमेगा सी टी प्लस AC MA/2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा MT प्लस AC MA/2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा MT, जहाँ पर ये जो टर्म है आपको दिख रहा है, ये आपका है अपर साइड बैंड USB, और ये जो आपका इतना है वो आपका है LSB, लोअर साइड बैंड। तो हमको साइड बैंड का एम्पलीट्यूड पूछा गया है, एम्पलीट्यूड जो कि ये है, राइट, AC MA/2। तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है AC वो हमको गिवन है 1000, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसको MA से रिप्रेजेंट करते हैं वो गिवन है 30%, दैट मीन्स 0.3/2 यदि हम लोग कर दें तो ये 150 आ जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.15 किलो वोल्ट, जो कि आपके आंसर में गिवन है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा 0.15 किलो वोल्ट वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 28th नंबर का, द रिजल्ट ऑफ बाइनरी एडिशन ऑफ 16 एंड -83 यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट इज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिए यहाँ पे डिजिटल का। तो इसको जैसे मैं बता रहा हूँ आप एक बार देख लो, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 16 और -83 है। देखिए -83 डेसिमल में हमको अगर गिवन है तो ये 8 बिट में स्टोर होते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर को अगर हमको देखना है तो पहले 8 बिट बना लेते हैं, 1 2 4 8 ऐसे ही बनाते हैं, 16, उसके बाद 32 64 और ये 128, राइट। पहले 16 यदि हमको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जहाँ पे 16 है वहाँ पे 1, बाकी हर जगह 0 0 0 और ये 0 और ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, राइट। इतना 0 हो गया। अब हमको लिखना है -83। तो -83 लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, 83 लिख लेते हैं। 83 कैसे लिखेंगे हम लोग, ऑब्वियसली ये 64 प्लस 64 में कितना और जोड़ें, अगर हम लोग देखें तो 83 और 64, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 19, ठीक है। 19 और जोड़ना है तो मतलब कि ये 64 हो गया, और 16 2 18 1 19, मतलब 64 पे 1 रहेगा, उसके बाद 16 पे, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, बाकी जगह पे 0 0 0 0। तो ये आपका 83 हो गया। यहाँ पे देखिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, वो 0 है। इसका मतलब कि अभी ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 83 है। इसको अगर हमको नेगेटिव करना है तो यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आप फ्लिप करिए फिर 1 ऐड करिए, ऐसा मत करिए। डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ, हो सकता है कि आपको भी पता हो, वैसे आप इसके 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए इसका। तो करना क्या है कि आप राइट साइड से चलना शुरू करो, और पहले जो चीज़ें लिखी गई हैं वैसे ही हुबहू उतार दो, बट कब तक, जब तक कि कोई एक ना आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही 1 आ गया, तो वहाँ तक आप 1 उतार लो, उसके बाद जितने भी आपको दिख रहे हैं नंबर उनको फ्लिप कर दो। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 कर दो, 0 की जगह पे 1 1, यहाँ पे 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1 1 है तो 0 और 0 है तो 1। अब आप देखिए ये जो नंबर आएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, ये आपका -83 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1, वो शो कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है, और इसको यदि आप कैलकुलेट भी करना चाहते हो तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 128, आप यहाँ पे लिख लो 128 माइनस यहाँ पे जितने भी टर्म हैं ये 1 के, मतलब 32 8 और 4 और 1, इनको आप जोड़ोगे तो ये 45 हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसको घटाओगे तो आप देखोगे कि ये 83 आ रहा है, राइट। 83 और 1 यहाँ पे शो कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है, -83। तो अब हमको ये मिल गया है -83, और हमको 16 पता ही है। इन दोनों को सिंपली क्या कर रहा है, ऐड करना है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो ऐड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए आपका 16 है और यहाँ पे -83, तो ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाले से ऐड यदि हम लोग कर देते हैं तो ये देखिए ये 0 और 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0
1 हो जाएगा, और ये 0 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1 1 हो जाएगा। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे जो 16 था और -83 इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बीट है वो 128 है। इसको आप देखोगे यहाँ से कैलकुलेट करके, इनको ऐड करके इनसे घटाओगे तो ये आपका जो आंसर देगा वो 67 आएगा, राइट। जो और यहाँ पे 1 क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव है, बट आप देखोगे कि आंसर में आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट। आंसर में आपको ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर गिवन है हमको वो पॉजिटिव में गिवन है। तो अगर पॉजिटिव में गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ये जो हमारा आंसर है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो अगेन राइट से चलिए, जहाँ पे 1 आए वहाँ तक लिख करके रुक जाइए, उसके बाद सारे टर्म को अपोजिट कर दीजिए। तो ये 0 का 1, 1 का 0, 0 0 0 0 का 1 और 1 का 0। तो अब जो बाहर है 0 उसका कोई मतलब नहीं है, बट हमको जो आंसर देना था यहाँ पे, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -67। तो -67 करने के लिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, राइट, और ये हो गया हमारा 2, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये आंसर मैच कर रहा है फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं तो एक बार और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन जो हमारा है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच SCS इज ऑफ। यहाँ पे जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच है वो क्या है, सिंगल लेयर डिवाइस है या फिर डबल लेयर या फिर 3 लेयर या फिर 4 लेयर। तो जो स्विच कंट्रोल्ड सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है वो भी जो SCR होता है उसी का एक टाइप है, बस उसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा गेट ऐड हो जाता है। तो ये भी एक 4 लेयर्ड डिवाइस है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे वहाँ पे क्या होता था, एनोड, कैथोड और गेट SCR में, ठीक है, स्विच कंट्रोल रेक्टिफायर में। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल और ऐड हो जाता है जिसको हम लोग एनोड गेट टर्मिनल बोलते हैं। इसका सिंबल ये रहा, ठीक है। क्या इसके एडवांटेजेस हैं कि इट हैज़ फास्ट टर्न ऑफ एंड इट कैन बी टर्न ऑफ विथ पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स एट आइदर गेट। किसी भी गेट से ये टर्न ऑफ हो सकता है विथ पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स। एप्लीकेशंस क्या क्या इसके हैं, इट इज़ यूज्ड मेनली इन लो पावर सेंसिंग सर्किट्स, it is used in timers, registers and counters, it is used in digital logic circuits, it is used in pulse generators, it is used in oscillators, mainly it is used mainly in low power sensing circuits। आपको ये बस पता होना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर था फोर्थ कि ये 4 लेयर डिवाइस है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 30th नंबर का, कि द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इज। यहाँ पे हमको इसका आउटपुट बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे सर्किट गिवन है, तो देखिए यहाँ पे VI है, यही हमारा इनपुट है। जब हम पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो हम देखेंगे कि अगर ये जो वोल्टेज गिवन है यहाँ पे V, इसकी पोलरिटी आप देख सकते हो कैसे है, माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव में है, राइट। अब अगर ये जो हमारा VI है, VI ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव हमको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव दिख रहा है, और ये तो नेगेटिव है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो डायोड है यहाँ पे कम वोल्टेज है इसके इस टर्मिनल पे, और एनोड पे ज़्यादा वोल्टेज है। और ज़्यादा वोल्टेज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये डायोड क्या करेगा, कंडक्ट कर जाएगा। और अगर एक बार ये कंडक्ट कर गया तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर ये आइडियल है तो ये 0 हो जाएगा, और आउटपुट पर हमको जो वोल्टेज दिखेगी वो हमको सिंपली ये V दिखेगी, ठीक है, V वोल्ट, बट नेगेटिव में, क्योंकि इसकी पोलरिटी कुछ ऐसे है और हमसे आउटपुट प्लस और माइनस में मांगा है, तो -V हमको दिखेगा। तो ऐसा आपको ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहीं से ऑप्शन करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बट थोड़ा आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक टोटल, यहाँ तक तो -V रहेगा। इवन ये तब तक -V वोल्टेज देगा जब तक कि यहाँ का वोल्टेज जो है कम ना हो जाए इस वाले वोल्टेज से। मीन्स ये तो नेगेटिव है ही वोल्टेज V पे, लेकिन ये अगर जो इनपुट वोल्टेज है V से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, मतलब ऐसे आते आते और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑफ हो गया, ये डायोड अगर ऑफ हो गया, तो अब क्या होगा, जो इनपुट वोल्टेज होगा वही हमारा सीधा आउटपुट पर जाएगा, कुछ रिड्यूस होकर के, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज का ड्रॉप है। तो कब तक ऐसा होगा, जब तक कि ये इनपुट वोल्टेज इससे और भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाता। तो लेट अस सपोज यहाँ पे ये और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा, सेम जैसा इनपुट है वैसा ही आएगा, हालांकि थोड़ा सा सप्रेस होकर के आ सकता है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है। तो देखिए यहाँ तक गया हुआ है, फिर उसके बाद वैसा ही हूबहू आ गया है आउटपुट। उसके बाद अगेन जैसे ये फिर से इससे अधिक हुआ है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, तो अगेन ये क्या हो गया है, -V पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये कंडक्ट कर जाएगा। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में, और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।